This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। जिस मौजू के ऊपर नाजरीन आज हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान की शिपिंग इंडस्ट्री, उसका मुस्तकबिल क्या है, क्या चैलेंजेस होंगे, और हमारे साथ बड़े ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। तारुफ़ कराता चलूँ, ब्रिगेडियर राशिद सिद्दीकी साहब जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं PNSC के। वेलकम करूँगा सर आपको। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। मुझे बुलाने का बड़ी मेहरबानी, और हर दफ़ा आप मुझे बुला लेते हैं और मुझे इसकी पज़ीराई करते हैं। द प्लेजर इज़ आवर्स। और ब्रिगेडियर राशिद सिद्दीकी साहब, मेरे जहन में चंद सवालात हैं। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा तारुफ़ एक हमारे नाज़रीन के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की शिपिंग इंडस्ट्री जो है उसका इस वक्त क्या स्टेटस है, मुस्तकबिल में उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस आप देखते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं। और साथ साथ मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि ख़ास तौर पे ये CPEC का जब से सिलसिला शुरू हुआ है तो ज़ाहिरी बात है कि पाकिस्तान का एक एडिशनल पोर्ट जो है वो फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। इसमें चंद साल लगेंगे ताहम अपने पोटेंशियल को अचीव करेगा। वो है गवादर, और फिर गवादर में भी शिपिंग एक्टिविटीज़ होंगी। आप चूँकि पाकिस्तान की कौमी, जिससे मैं कहूँगा कि फ्लैग कैरियर को रिप्रेजेंट करेंगे एट सी, तो इस अपॉर्चून इवेंट के लिए जो आगे होगा, मतलब ऑब्वियसली बिकमिंग वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट्स इन द रीजन, तो फिर पाकिस्तान किस तरह से उस चैलेंज को मीट करेगा और उस चैलेंज को मीट करने के लिए क्या प्लानिंग कर रखी हमने, उसके बारे में हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर राशिद सिद्दीकी साहब, मैं चाहूँगा आप मुफस्सिल अंदाज में इस बारे में अपना तज्ज़िया पेश करें। थैंक यू वेरी मच। देखें, शिपिंग इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की, वो काफ़ी साइक्लिक और मुख्तलिफ हर्डल से गुज़रती हुई आई है। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग जो कि वजूद में आया था 1979 में, इसमें दो कंपनियों का मर्ज किया गया था, प्राइवेट शिपिंग कंपनी एंड नेशनल शिपिंग कंपनी। इन दोनों को मिला के पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कंपनी बना दिया गया। यानी कि जो प्राइवेट शिपिंग कंपनी थी वो उस वक्त मिला के एक नेशनलाइज होकर ये कंपनी बन गई। उसके बाद फिर जब तक तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान मौजूद था तो कोस्टल शिपिंग चल रही थी, जिसको हम कहते हैं कैबोटाज बिजनेस थी, विच इज़ एक्सक्लूसिव बिटवीन विद इन द सेम कंट्री। तो उस वक्त तक तो कुछ प्राइवेट शिपर्स जो थे, गोकल थे और बाकी लोग थे, वो चलते रहे एंड दे वर डूइंग गुड बिजनेस। लेकिन जब पाकिस्तान वजूद में आया था उस ज़माने में पुराने जहाज़ थे और उनके ऊपर अखराजात ज़्यादा थे, और जब आप कोस्टल सर्विस में चलाएँ तो आपको काफ़ी उसमें चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करके कर सकते हैं। तो जब ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया तो फिर ये कोस्टल सर्विस और कैबोटाज सर्विस ख़त्म हो गई। उसके साथ साथ जो प्राइवेट शिपिंग थी जो रह गई थी, बाकी प्राइवेटाइजेशन नेशनलाइजेशन होने के बाद वो भी ख़त्म हो गई आहिस्ते आहिस्ते। नेशनल शिपिंग चलती रही, गवर्नमेंट का इदारा था, उसके हिसाब से चलता रहा, लेकिन उसके अंदर भी मुख्तलिफ स्टेजेस आते रहे। एक साइक्लिक एक नेचर रहा, कभी वो सही करती थी, ज़्यादातर वो रेड में रही, और जब वो अबव द वाटर होती थी उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से कोई उसको इंजेक्शन दिया जाता था। शिपिंग के साथ मैं आप ये भी आप बताता चलूँ कि शिपिंग एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, शिपिंग इंडस्ट्री, बिकॉज आपको पता है कि तमाम हैवी जो कार्गो है दैट मूव्स ऑन ships and it is the cheapest mode of transportation, और वर्ल्ड में about 1 trillion tons of cargo annual shipment movement होती है। तो ये उसी तरह है कि जिस तरह पेट लगा हुआ है इंसान के साथ, तो खाना तो का आएगा अखराजात, इसी तरह शिपिंग जो है जब तक दुनिया कायम है तो उसके अंदर मूवमेंट कार्गो की होगी, और उस कार्गो के मूवमेंट के लिए शिपिंग इज़ द बैकबोन ऑफ द लॉजिस्टिक्स, क्योंकि सस्ती भी है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, और आपको वक्त से चीज़ें भी पहुंचा देती है अगर उसको सही तरीके से कैलकुलेट किया जाए।
तो अनफॉर्चुनेटली PNSC भी कोई इतना ख़ास नहीं कर पा रही थी और प्राइवेट शिपिंग भी नहीं थी। फिर इस तरह का सिलसिला चलता रहा 99-2000 तक। 2000 में फिर इसमें हमारे एक एडमिरल आए तौकीर नकवी साहब को चेयरमैन बनाया गया अपने मुशर्रफ साहब ने, प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने, और उन्होंने काफ़ी सारी इसके अंदर इनबिल्ट चेंजेस लाए कि किधर से रिवैम्प किया, कहाँ से स्पिलेजेस हो रही हैं, फ़िल्टर्स लगाए और रोकथाम की, कुछ लोगों की कम की स्ट्रेंथ कम की ओवर था, और उसके बाद एक बेस लाइन पर उन्हें कंपनी को पहुँचा दिया। जिस वक्त वो आए थे उस वक्त यह हालत थी कि PNSC में लोगों को तनख्वाह देने की कि इतनी सलाहियत वो नहीं थी हमारे पास, पावर फाइनेंसेस नहीं थे। खैर बहरहाल जब उन्होंने सेट कर लिया उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने भी हमारी हेल्प की और थ्रू गवर्नमेंट ने कहा कि ECC के जो डिसीजन है उसके साथ, और कैबिनेट डिवीज़न का डिसीजन था विच वाज हेडेड बाय प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने कहा कि जितनी भी गवर्नमेंट का कार्गो है वो PNSC के थ्रू आना चाहिए। ये 1984 से ये चल रहा है लेकिन इसको कोई फॉलो नहीं करता, रिलीजियसली नहीं फॉलो करता। और सबसे पहले उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को कहा कि सबसे पहले आप इसके ऊपर स्टेप इन करें और आप ये शुरू करें। तो खैर फिर हमारा टू मेक द शिपिंग एंटिटी हेल्दी, यस। तो फिर हमारा रिफाइनरीज़ के साथ, नेशनल रिफाइनरीज़ थी तीन, पाकिस्तान रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी एंड पार्को, इन तीनों के साथ हमारा लॉन्ग टर्म 10 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और उसके बाद फिर हमने आहिस्ते आहिस्ते अपनी हेल्थ को बढ़ाना शुरू किया। एंड देन विद द पैसेज ऑफ टाइम वी रिवैम्प्ड our fleet, and both in tankers as well as in dry bulk carriers. So you bought new ships? We brought new ship. We standardized that. Okay. During that period, I was at the helm of the affair. Achha. And I decided to buy Japanese built and standardize with the same type of engine and everything, so that कि आपको you don't spend lot of money in these spares and having a long list of inventories, क्योंकि ये retrofit हो जाते हैं इनके। जी जी, इंटरचेंजेबल, बिल्कुल इंटरचेंजेबल, तो एक जैसी वेसल्स ले। बिल्कुल। तो हमने अंडर 7 years, दैट वाज माय टारगेट, अंडर 7 to 8 years का हम ले, दैट वाज इन अराउंड 2011 की मैं बात करूँ, 2011। और उसमें फिर हमने ये जहाज़ लिए, जो अभी 9 जहाज़ हैं उनमें से 7 तो मैंने लेकर दिए हैं। अच्छा, नाजरीन को भी बताता चलो, इसकी भी एक उम्र होती है जहाज़ की, तो उसकी अपनी एक उम्र होती है। तो इन्होंने जवान जहाज़ बोला कि जवान जहाज़, जी हाँ, जवान जहाज़ लिए हैं। और एक जहाज़ जो है वो 25 से 30 साल तक चल सीवर्दी रहता है। हाँ, सीवर्दी रहता है। और अभी अल्लाह के फजल से हमारे जो एवरेज एज है फ्लीट की वो 11.5 साल है। सो इट इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट फ्लीट इन द वर्ल्ड। एक तो ये हो गया। दूसरा, हमने बड़े जहाज़ लेने शुरू किए इकोनॉमी ऑफ स्केल के हिसाब से। राइट। तो अभी जब हमारे पास 40-45 जहाज़ थे 1948 में, 47-48 में, वो उसकी डेड वेट कैरिंग कैपेसिटी वाज अबाउट 5 लाख टन। अब हमारी तकरीबन 7 लाख टन है। तो जहाज़ कम है लेकिन बड़े हैं, इनकी डेड वेट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई है। दिस इज़ दी डेड वेट मीन्स विदाउट कार्गो, दैट मीन्स कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कार्गो। कैरिंग, हाँ जी। तो हमारी कैरिंग कैपेसिटी जो ऑफ कार्गो की अब 7 लाख है, 7 लाख टन है। जी हाँ, पहले 5 लाख टन होया करती थी जब 40-45 छोटे जहाज़ थे। अब हमने बड़े जहाज़ ले लिए, तो इसलिए अभी 7 लाख टन हमारी है। और अभी इसको हमने बढ़ाकर 25 टन तक ले जाना है। इनिशियली तो हम 1 मिलियन टन पे ले जाएंगे, ये हमारा 5 years प्लान है। उसके बाद बढ़ाकर हमने जहाज़ों की स्ट्रेंथ भी 25 करनी है, इसी तरह हमने टनेज भी अपनी इंक्रीज़ करनी है। हाँ, और उसी तरह हमें मैंडेट ये भी दिया गया है कि अबाउट पहले 40%, फिर हम 60% कार्गो कैरी करना शुरू करें अपना। अच्छा, पाकिस्तान का सी ट्रेड से। अच्छा, राइट नाउ यू आर कैरिंग फ्रेट ऑफ अदर कंट्रीज एज वेल? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा। जो हमारा ड्राई कार्गोज हैं, ड्राई बल्क कार्गोज हैं, दे आर प्लाइंग इन द इंटरनेशनल वाटर। अच्छा। दे डोंट कम टू पाकिस्तान, वेरी सेल्डम दैट दे कम।
जो हमारे टैंकर्स हैं दे कॉल पाकिस्तानी पोर्ट्स, वो आते हैं फॉर पेट्रोलियम। जी हाँ, पेट्रोल का प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेकर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेकर। बाकी जो हैं दे ऑपरेट इंटरनेशनली, इंटरनेशनल लाइनर्स, ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये बताइएगा, वैसे अगले दिन भी मैं सुन रहा था एक ऐसी शिपिंग के ऊपर एक सेमिनार था या तकरीर थी गालिबा, उस पर शायद वफाकी वज़ीर साहब भी आए हुए थे, आप भी वहाँ पर मौजूद थे, चेयरमैन साहब भी थे बड़स, तो उसमें कह रहे थे कि इंसेंटिव देंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। सर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इंसेंटिव शिपिंग इंडस्ट्री के लिए होगा या पीएनएससी के साथ जॉइंट वेंचर के लिए होगा? मुझे ज़रा थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए। बेसिकली देखें दोनों चीज़ों के लिए होगा। अच्छा, जस्ट टू बी प्रिसाइज, उसमें यह है कि पीएनएससी के अंदर इनबिल्ट है सिस्टम, गवर्नमेंट ने एक इनबिल्ट सिस्टम रखा हुआ है। अच्छा, कि पीएनएससी इटसेल्फ एक्ट एज अ शिप मैनेजमेंट कंपनी। ओके। और उसके अंदर जितनी भी वेसल्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट कंपनीज, जैसे हैदराबाद शिपिंग कंपनी, ठीक है, ईच वेसल इज अ शिपिंग कंपनी विच इज़ अ प्राइवेट शिपिंग लिमिटेड कंपनी लिमिटेड। अच्छा, वो इसलिए है कि उसके साथ कोई भी प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट मिलकर जॉइंट वेंचर कर सकता है इजीली। दैट इज इन बिल्ट इन दिस, एक सिस्टम ये है। दूसरा उसमें they enter into an agreement with you? Yes, they can enter into an agreement with us. We don't have to take any permission. कि जी आप कहते हैं हमारी जो प्राइवेट शिपिंग कंपनी है, चित्राल प्राइवेट शिपिंग कंपनी है, आप उसके साथ शेयर डाल के आप यू वांट टू बिकम पार्टनर इन दैट, तो यू कैन ऑलवेज बिकम पार्टनर। आप अपना शेयर बताएंगे, हम उसके जो हमारे उसकी जो कैपिटल है उसकी राइट साइजिंग करेंगे शेयर की, और उतना शेयर हम आपको दे देंगे जितना है, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग विद दैट। तो ये हमारे साथ हमने इनबिल्ट किया हुआ है। तो उसके अंदर हमारे साथ बाहर का इन्वेस्टर्स भी आ सकता है, हमारे साथ लोकल इन्वेस्टर्स भी आ सकता है। दूसरा ये है कि ये कह रहे हैं गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि बाहर का जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स वो हमारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ मिलके भी इन्वेस्टमेंट करके लिए हैं, वो लेना चाहते हैं। उसके लिए ग्राउंड रूल्स अच्छे होने चाहिए। ग्राउंड रूल्स ऐसे होने चाहिए कि जी टैक्स जो हैं वो जैसे अभी टैक्स बीच में जो गवर्नमेंट ने जो मरीन पॉलिसी थी, शिपिंग मरीन पॉलिसी 2001, उसमें देयर वाज नो टैक्स, ओनली देयर वाज वन टैक्स दैट इज $1 per ton वो था, एंड देयर वाज नो टैक्स एट ऑल। दैट इज ऑन अ वेसल इफ समवन वांट्स टू कीप इट हियर, राइट? हां, बिल्कुल। अगर हमारा फ्लैग लेगा, बिल्कुल सही बोल रहा हूं? बिल्कुल सही कह, तो $1 पर टन वो देगा, बिल्कुल ये था। तो उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये था कि 2020 तक ये चलेगा, क्योंकि हमारा फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस नहीं है पाकिस्तान का। नहीं। अच्छा, तो उन्होंने कहा जी 2020 तक ये चलेगा। तो 2020 तक से पहले ही वो गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिए, वो तकरीबन 30-31% टैक्स लग गया उसके ऊपर। तो पहले ही शिपिंग इंडस्ट्री देखे ना, जब गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन की थी उस वक्त भी प्राइवेट शिपर कोई नहीं आया। और ये नहीं कि वो जाना नहीं चाहते, वो थोड़ा सा अनसर्टन रहते हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी से दे आर लिटिल अनसर्टन, दे आर नॉट वेरी श्योर, क्योंकि पहले एक दफ़ा उनको वो नेशनलाइज कर दिया गया, उसके बाद फिर पॉलिसीज़ जो है वो चेंज हो जाती हैं। जैसे हम पर इम्पैक्ट कर रहा था ना कि पहले हमने जहाज़ लेने शुरू किए, जब जहाज़ लेने शुरू किया बीच में ये उन्होंने लगा दिया, टैक्स लग गया। खैर हमारी मिनिस्ट्री ने भी केस टेकअप किया, हमने भी केस टेकअप किया, एंड फाइनली द गवर्नमेंट हैज़ एग्रीड, और वो उन्होंने टैक्स ख़त्म कर दिए। तो अभी वी हैव गॉन बैक टू $1 पर टन के हिसाब से। तो ये एक बड़ा अच्छा किया है। दूसरा, गवर्नमेंट के साथ हम भी मिलके कह रहे हैं कि इसको और फैसिलिटीज़ दें। से फॉर इंस्टेंस अब गवर्नमेंट फेरी सर्विस चलाना चाहती है, जी, ठीक है ना, फेरी सर्विस चलाना चाहती है बिटवीन कराची पोर्ट टू गवादर टू चाबहार, और बीच में उर्मारा और ये पसनी और जवानी को टच करती जाए। जी। इसके ऊपर काफ़ी बातचीत चली, हमने करने के लिए तैयार हैं, और इसकी फिजिबिलिटीज़ वगैरह तैयार हो गई हैं। इसके अंदर भी गवर्नमेंट ने एक टेंडर फ्लोट किया हुआ है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा है कि प्राइवेट सेक्टर पहले आए। पहले तो हम लीड कर रहे थे, अभी हमने सारी बेसिस तो तैयार कर ली है, फिजिबिलिटी स्टडी भी कर ली है, सारा कुछ कर लिया है, क्योंकि ये एक थोड़ा सा नया है। इसमें इनिशियली जब आप शुरू करेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं आएगा, बिकॉज यू नो इट इज़ अनचार्टर्ड, बहुत सारे थोड़े ग्रे एरियाज़ हैं, तो साल सवा साल लगेगा, उसके बाद थिंग्स वुड मटीरियलाइज और वो बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। तो अच्छा, एक इशू आपके सामने रखता हूँ, बाइंग ए शिप इज़ अ वेरी वेरी कॉस्टली डिसीजन। It's a high profit business, it has high returns, but then again
इट रिक्वायर्स अ वेरी वेरी बिग कैपिटल अमाउंट, और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अमाउंट मांगता है। अब आई थिंक कि लोकली वी माइट नॉट हैव द काइंड ऑफ फाइनेंशियल कैपेसिटी टू डू दैट। इंटरनेशनली में भी दे आर देयर, लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि फाइनेंस करते हैं ऐसी शिप्स को। आपके ख्याल से ये एक हर्डल तो नहीं है? पाकिस्तानी शिप्स ज़रूर हैं, मैंने सुना है मीडियम साइज वेसल्स हैं पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, दूसरे ममालिक में रजिस्टर्ड हैं, बट दे आर नॉट कमिंग टू पाकिस्तान। और जो यहाँ लेना चाह रहे हैं वो जाहिर बात है फिर आप फाइनेंसिंग यहाँ से ढूंढें, तो कमर्शियल बैंक तो हमारा फैक्ट्री नहीं फाइनेंस करता, तो ये चिप्स तो इतनी महंगी आजकल, लेकिन अफोर्डेबल हो गई होंगी लोहे की वजह से। आई डोंट नो आजकल अफोर्डेबल। देखें, एक तो बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। एक तो शिपिंग इंडस्ट्री इज़ गोइंग थ्रू अ लोअर कर्व ऑफ द साइकिल, ठीक है ना। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, कोई एक जहाज़ जो अंडर 10 ईयर्स ऑफ एज 50-55 मिलियन डॉलर्स का, इवन एट टाइम्स इट वाज सोल्ड एट फॉर 65 मिलियन यूएस डॉलर्स, वो आपको आजकल 25 से 28 मिलियन डॉलर है। सो यू नो इट इज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्राइस। तो एक तो ये बिकॉज ऑफ द लोअर कर्व पे जा रहा है। दूसरा, फ्रेट रेट जो है वो बड़े डाउन हो गए हैं। देखा ना, एक जहाज़ हमें देता था 2008-2009 में से $30,000 पर डे, नाउ इट इज़ गिविंग अस $5,000 पर डे। सो दिस इज़ द डिफरेंस इन द फ्रेट रेट विच हैज़ कम। तो क्योंकि जहाज़ जिस तरह आपने सही आइडेंटिफाई किया, इवन इफ़ यू हैव टू बाय स्पेंड अबाउट 28 मिलियन यूएस डॉलर, दैट इज़ क्वाइट अमाउंट, ठीक है ना। तो वो भी तो काफ़ी अमाउंट है, और उसके बाद इतनी इन्वेस्टमेंट करना, और उसके बाद फिर आपने देखना कि आप किस तरीके से उसको वाइबली इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द फ्रेट दैट यू आर गोइंग टू, और कार्गो और द मार्केट दैट यू हैव। तो वो तो एक डर है, बट इन बिजनेस यू हैव टू टेक कैलकुलेटेड risk, and somehow the other because of this wait and see game कर रही। हम लोग तो encourage करते हैं। अभी फॉर इंस्टेंस जिस तरह मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, तो अभी आपके ख्याल से क्या पीएनसी को और जहाज़ों की ज़रूरत है, कीपिंग इन व्यू द करंट डिमांड, फिर हम और जहाज़ ख़रीद सकते हैं? हाँ बिल्कुल है। अभी कुछ ऐसा है एक्सेस या स्पिलेज जो आप दूसरी शिपिंग कंपनीज को चला जाता है? बिल्कुल, इसका मतलब ख़रीद सकते हैं? बिल्कुल जहाज़ खरीद। मैं आपको बता सकता हूँ कि अबाउट अराउंड 74 मिलियन टन एनुअल हमारी सी ट्रेड है पाकिस्तान की, जिसमें से 22 मिलियन टन एनुअल हम कवर कर रहे हैं। सो देयर इज़ लॉट ऑफ स्कोप। अच्छा, और बाकी जो होगा जाहिर बात है मेरे ख्याल से लोकल शिपिंग लाइंस उसको हैंडल नहीं करती। हाँ, फॉरेन शिपिंग लाइंस ही हैंडल करती हैं। फॉरेन शिपिंग लाइन कर रही ना, कर रही वही कर रही। फॉरेन शिपिंग लाइन से ही आ रहा है सारा। इसका मतलब लोग खरीद सकते हैं पाकिस्तान में, लुक्रेटिव है। लुक्रेटिव है, देयर इज़ लॉट ऑफ मतलब इसमें स्कोप है, लुक्रेटिव है। मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर एक दफ़ा आ जाए, चांस लेने की बात है, लेकिन क्योंकि लोग पीपल आर नॉट वेरी श्योर हैं। देखें, एक तो ये क्या वजह है, एक तो कैपिटल इंटेंसिव है लेना, दूसरा आपको कार्गो का पता नहीं है कि क्या है, तीसरा ये कि अगर थोड़ा सा उसको कोई एक्सीडेंट हो जाए तो इट टेक्स अ हैवी टोल, ठीक है ना। ऑल्दो इंश्योर्ड होती है, सारा कुछ होती है, बट देन इवन देन यू नो देयर आर अपॉर्चुनिटी लॉसेस, देयर आर बिग लॉसेस, यू नो, ये बड़ा देयर आर बिग इश्यूज। Because like you're saying, if such a big amount is involved, then the insurers are also big, and then their inspectors are also there, and their liabilities are also limited to certain aspects। कुछ ऐसे जैसे आपने बताया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आप 6% लॉस हो गया तो खत्म। ये मैं ही कर रहा हूँ। तो इसलिए लोग people are little calculative and they don't want to take chance till such time कि थोड़ा बहुत स्मूथनेस आ जाए। जिस तरह आपने जिक्र किया शुरू में, सी पैक का जिक्र किया, सी पैक के नाते से जब एक्टिविटी बढ़ेगी और शिप मूवमेंट शुरू हो जाएगी इधर, तो people will have more confidence in that. Both during this period we will have cabotage business as well, coastal service also. We will have within the region movement of the cargoes as well. और जिस तरह से आप कह रहे थे कि गवादर पोर्ट कैन एक्ट एज हब ऑफ द एक्टिविटी, हब ऑफ ट्रांसशिपमेंट, यू नो, गवादर पोर्ट कैन एक्ट एज अ हब फ्रॉम वेयर मदर वेसल वुड कम डिस्चार्ज, एंड देन द स्मॉलर वेसल्स वुड टेक ओवर ऑन अ फीडर सर्विस बाकी जगहों को। अच्छा, बट आई डोंट थिंक राइट नाउ गवादर इज इन अ पोजीशन टू हैंडल द बिग वेसल्स right now, but they would be in future। जो मैंने सुना है, I don't know,
आप बेहतर बता पाएंगे। मेरे ख्याल उसका वो जो बनाते हैं, क्या कहते हैं उसको, आई रियली डोंट नो दे कॉल इट अ कॉस्टवे और व्हाट, they dredge it and they make it deep. नहीं channel yeah, that's a natural, that's a natural channel. It's a well placed this thing. We can handle. Yes, even now. But point is this, that it is not properly equipped for discharging the cargo and then loading the cargo. Yeah, at the moment. But in future, it yes. A large size vessel can still go there. It can discharge the cargo also there. We have done that. PNSC vessel has done it. तो वो तो है, लेकिन अब उसकी डेवलपमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस पर मुफस्सिल गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं पाकिस्तान की शिपिंग इंडस्ट्री के बारे में, और जैसे मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में ही कहा था, बहुत बड़ा चैलेंज है। हम लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा कार्गो ट्रैफिक आएगा। ये सारा का सारा ट्रैफिक जो है हमारा सीधा चीन जाएगा। चीन से जो आ रहा होगा वो यहाँ आएगा। कह रहे हैं कि बहरी जहाज़ जो हैं भरे हुए आया करेंगे, भरे हुए जाया करेंगे, और हमारी भी उम्मीद यही है, तवक्को यही है कि गवादर तरक्की कर जाए, पाकिस्तान तरक्की कर जाए। ब्रिगेडियर राशिद सिद्दीकी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PNSC, हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू हैं। और आपने बताया कि आपने PNSC के जहाज़ से ये पूरा चेक किया है कि आप बड़ी वैसल लेकर गए हैं, अनलोड की है वहाँ पर, तो गवादर पोर्ट जो है वो ऑपरेशनल है। लेकिन मज़ीद जो उसके अंदर ऐसी और चीज़ें करने की ज़रूरत है, थोड़ा और उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। पर मैं एक चीज़ और भी देख रहा था ब्रिगेडियर साहब, एक मसला ये है कि $660 मिलियन इन्होंने दिए हैं सिर्फ गवादर पोर्ट डेवलपमेंट के। बाकी जितना पैसा वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का है, तो सुना आपने भी होगा, देखा भी होगा, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है। फिर बोलते हैं एनर्जी कॉरिडोर बनाएंगे। अच्छा, अब इन सब चीज़ों में वक्त लग सकता है, देखिए, लेकिन अगर पोर्ट के ऊपर तवज्जो दी जाए तो ये बड़ी जल्दी काम हो सकता है, मेरा ऐसा अंदाज़ा है। मतलब पोर्ट जो है एक तो स्टैटिक होता है, नेचुरल एक चीज़ है। शिपिंग इटसेल्फ, जैसे आपने कहा कि एक स्ट्रेटेजिक चीज़ है, पोर्ट्स भी स्ट्रेटेजिक हैं। तो अगर उसको जल्दी से जल्दी उसको डेवलप करने पे फोकस कर दें और वो इंटरनेशनल हाई लेवल हो जाए, क्योंकि हमारे मुकाबले में चाबार खड़ा हो गया और उन्होंने तैयार कर दिया। दे हैड प्लान्स एंड दे हैड फ्री फ्लो ऑफ फंड एंड दे हैव सपोर्ट फ्रॉम आवर वेरी गुड एनिमी एंड फ्रेंड। तो विद ऑल ड्यू अपॉलजीज, मैंने दोनों को एक ही जुमले में बोल दिया कि कुछ का दोस्त कुछ का दुश्मन है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो फिर कितनी जल्दी अब हमें भी यानी मुकाबला करना पड़ेगा। वील हैव टू बी इन द रेस। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो पिछला क्वेश्चन था आपके पास कि वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आजकल बैंक्स वगैरह से आपको लोन मिल जाता है। PNSC ने भी लोन लिया था और फाइनेंसिंग कर देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन the company which is asking, because they have to see the financial record of that and then they carry out their due diligence. But अब हमारे बैंकिंग सिस्टम में शिपिंग लोन देने का समझ आ गई है। We were the first one who started off. They took lot of time and carried out lot of due diligence. They gave you good terms? हाँ, reasonable terms. They gave us good reasonable terms. So once they lent that money to us, तो अब उनको अंदाज़ा हो गया। तो our banks are quite geared up in this direction also. They can do that. प्रेसिडेंस आपने सेट कर दी है, अब कोई प्राइवेट पार्टी भी लेना चाहे तो वो ले सकती है। एक तो बात ये हुई। दूसरा, गवादर के हिसाब से और एनर्जी कॉरिडोर की जो आप बात कर रहे हैं, प्लस द मनी बीइंग स्पेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट, जो मैंने पढ़ा है, मैंने आपको बताया जी, मैंने पढ़ा है। देखिए, $46 बिलियन की बात है CPEC, जिसमें से 34 बिलियन जो है ना, वो तो पावर प्रोजेक्ट है। जी। बाकी रह गए आपके 12 बिलियन, ठीक है ना तकरीबन। वो 12 बिलियन जो है उनमें से अबाउट $500 मिलियन US का तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ पे, विच इज़ which would be one of the best as claimed इंटरनेशनली। अच्छा, उसके बाद पोर्ट डेवलपमेंट पे है, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, फिर कोस्टल हाईवे पे डेवलपमेंट है, और कुछ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, बस। बाकी तो वो लोन की शक्ल में दे रहे हैं और बाकी कर रहे हैं। ये तो वो कर रहे हैं। एज़ फार एज पोर्ट की एफिशिएंसी जो आप कह रहे हैं कि अभी है, तो लेकिन देखें ना, पोर्ट की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है पोर्ट। थंब रूल ये है कि द वेसल शुड रिमेन ऑन द पोर्ट फॉर अ मिनिमम पॉसिबल टाइम। द लॉन्गर इट स्टेज, द मोर एक्सपेंसिव इट बिकम्स।
तो जितनी देर वो ज़्यादा ठहरेगा उतनी देर वो उसको पैसे देने पड़ेगा शिपर को, ठीक है, और वो एक्सपेंसिव बनता जाएगा। राइट। और इसलिए कैपेसिटी टू डिस्चार्ज, नंबर ऑफ TUs पर आवर। देखें अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जबल अली जो है जी जी, वो 50 से 60 TUs के जो है ना कंटेनर्स वो करता है, ज़्यादा बल्कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही करते हैं। हमारे करते हैं 20 से 25 पर आवर, यू नो। तो इफ़ यू इंक्रीज द स्पीड, पीपल वुड कम हियर एंड डिस्चार्ज एंड मूव अवे। यस, द बंदर वेसल वुड कम एंड डिस्चार्ज मूव अवे, और जो स्मॉलर वेसल हैं दे वुड डू द फीडर सर्विस। ठीक है, एक तो ये। दूसरा ये है कि आपको मैं बताता चलूँ कि एज़ फार एज़ चाइना इज़ कंसर्न, उसके लिए ये पोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एंड टू बिकम अ सुपर पावर, उन्होंने 2-3 ये इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाए हैं। हाँ, एक ये कॉरिडोर है पाकिस्तान के थ्रू, एक श्रीलंका के थ्रू है, एक नेपाल के थ्रू है। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, हमारे नाजरीन अभी इससे इतने ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं। जो श्रीलंका है उसके साउथ में बाकायदा पूरा पोर्ट तैयार किया है, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा बड़े साइज़ का, बड़े साइज़। सो ये उनका है कॉन्सेप्ट रोड, सी रोड कनेक्टिविटी, वन मैन वन रोड ऑपरेशन, उस पे ऊपर वो बात करते हैं। तो प्रायोरिटी इधर है बिकॉज स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ठीक है ना। इट गोज थ्रू द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ईरान से भी कनेक्टिविटी है, सारा कुछ है। जहाँ तक चाइना का एनर्जी का ताल्लुक है, चाइना को हमारे इन पावर प्लांट से एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, उसको खुद ज़रूरत नहीं है, वो हमें ज़रूरत है। हाँ, उन्होंने तो अपना गैस पाइपलाइन सेंट्रल एशिया से और ईरान से कनेक्टिंग का सारा सिस्टम कर दिया है, एंड दे आर वर्किंग ऑन दैट, सो दे डोंट नीड दिस थिंग। जहाँ तक बाकी लोग हैं, जैसे अब पॉइंट ये है कि चाइना इज़ अपकमिंग सुपर पावर, यूनाइटेड स्टेट इज़ अ सुपर पावर। अब इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन में, विच आपने बड़ा राइटली इसका नाम किया एनर्जी कॉरिडोर, द वर्ल्ड कॉल्स इट एनर्जी कॉरिडोर, ठीक है ना। इस एनर्जी कॉरिडोर पे सारे एवरीवन हैज़ हिज व्यूज, प्लस आपको यू आर गेटिंग एक्सेस इनटू इंडियन ओशन आल्सो थ्रू दिस, यस, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी मिल रही है। इट हैज़ अ वेरी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट, एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वी फॉल्स विद इन द सेम एरिया, वी आर द हब। यस। तो अगर आपने सही तरीके से इसको कार्ड्स को नहीं खेला तो आपके ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। बड़ी खूबसूरत बात, ठीक है ना, कार्ड सही से खेल। बिल्कुल। देखें ना, पहले हमने जब रशिया ने इन्वेड किया अफगानिस्तान को, तो वी बिकेम द फ्रंट लाइन। सो देयर वाज अ बैटल अगेन बिटवीन द टू सुपर पावर्स, रशिया ऑन वन साइड एंड US on other side, and we were caught between the two elephants, and we readily rendered our service and did, and you have now seen what is the consequences. उसका आउटकम अब आपके सामने नजर आ रहा है। जी बिल्कुल नजर आ रहा है, ठीक है ना। आपके बड़ी पास खूबसूरत बात की आपने, किसी ने इतनी गहराई से नहीं सोचा अभी। अब आप देखें ये सारी चीज़ें आपके साथ, यू इम्पोर्टेड क्लैशनकोव कल्चर, यू इम्पोर्टेड ओपियम कल्चर, यू इम्पोर्टेड दिस वायलेंस, ठीक है ना, यू इम्पोर्टेड फंडामेंटलिस्ट वो उनके ट्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये एक किस्म की ये सारी चीज़ें इंपोर्ट होकर हमारे पास आ गई हैं, और हम बिकॉज बाय कल्चर वी ओपन आवर आर्म्स टू ऑल दोज पीपल कमिंग टू अस। आप घरों में देख लें, आपके मेहमान आते हैं, यू गो आउट ऑफ द वे टू लुक। दिस इज नेशन हमारा है, कल्चरली वी आर बोर्न लाइक दिस इज इन आवर ब्लड। तो हमने उनको कर लिया। अब हमसे ये सेड कि वी शुड प्ले आवर कार्ड्स राइट। मेरे ख्याल से ये जो हम अभी भी ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। वी शुड बी वेरी कैलकुलेटेड इन आवर रिस्पॉन्स। बिल्कुल, हमें देखना ये है। देखें, इन दो सुपर पावर्स में पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, इंडिया आर ऑल सब्सिडरीज। वो सुपर पावर्स, वो अपकमिंग सुपर पावर है, ये बना, वो उनको रोकने की कोशिश करेगा, डिले करेगा, ठीक है ना। और वो जो है वो अपने को एक्सपेडाइट करेंगे, या अपने प्रोसेस से, उनका तरीका है चाइनीज का चलने का, कंसोलिडेट करने की कोशिश, कंसोलिडेट करके वो काम करेंगे। अब उसके बीच में आप हैं, अब आपने किस तरीके से सिक्योरिटी इंश्योर करनी है, किस तरीके से आपने ये वो करना है कि व्हाट लेसन्स दैट यू हैव लर्नड थ्रू योर पास्ट, यू मस्ट नाउ आइडेंटिफाई दोज एंड ड्रॉ लेसन्स एंड कम अप विद रेमेडियल मेजर्स और कम अप विद एन स्ट्रेटेजिक अप्रोच, ठीक है ना। चाइना इज आवर फ्रेंड,
ठीक है, Americans have also been, we have also been, we have alliances with them. Our international जो हमारी पॉलिसी है, डिप्लोमेटिक पॉलिसी इज इन अलाइन विद US एज वेल। तो अब आपने खुद बेहतर जानते हैं कि इसको किस तरीके से दोनों को खुश रखना है, कैसे करना है, खराब दोनों बिगाड़नी दोनों से नहीं है। देखें अगर आप नहीं, अब देखें अब क्या है, ये जो आप देखते हैं बर्स्ट ऑफ टेररिज्म है कि उधर बलूचिस्तान में उड़ा दिया, उधर पाकिस्तान का किसी ने झंडा जला दिया, पाकिस्तान के इधर लोगों को मार दिया, ये क्या है? दिस इज़ जस्ट टू डिलेइंग प्रोसेस है ना, इस प्रोजेक्ट को डिले करने का प्रोसेस है ना। दीज आर दोज हर्डल्स बीइंग प्लेस्ड बिफोर यू टू मेक। नाउ वी पीपल हैव आइडेंटिफाइड, आई डोंट से दैट दे हैव नॉट, दे माइट एंड दे मस्ट बी प्लानिंग for this, but it is a word of caution and alarm that we should take all the measures to make sure that integrity and sovereignty of our country is properly maintained while we take the juice out of it. This is very interesting, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, मैं काफ़ी अरसे से प्रोग्राम पे शोर मचाता आ रहा हूं कि CPEC जो है ना, ये एक स्ट्रेटिजिक प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, पाकिस्तान की डिफेंस से रिलेटेड है। और चाइना का आपने एक और एलिमेंट भी खोला, दरवाज़ा खोला, बहुत बड़ा दरवाज़ा खोला, हमारे नाजरीन उससे वाकिफ़ नहीं, आपने चूँकि तीनों रूट बता दिए। इसके अलावा भी चाइना इज़ लुकिंग फॉर कंट्रोल ओवर द वाटर्स इन एशिया, और उसकी वजह से आपने देखा होगा बहुत सारे आइलैंड डिस्प्यूट्स भी हो रहे हैं। बड़ी जल्दी जल्दी वो क्या करते हैं, बस एकदम जाते हैं एंड द नेक्स्ट सैटेलाइट फोटो यू सी देयर इज़ एन एयर बेस एंड अ नेवल बेस ऑन एन आइलैंड। तो चाइनीज़ आर कंसोलिडेटिंग देयर पोजीशन वेरी क्विकली इन एशिया, और उसको बरकरार रखने का, ये तो फिर आप समझे ना कि पूरा का पूरा कोस्ट जो है, पूरा का पूरा समुंदर जो है, ये चाइना के कंट्रोल में आ जाएगा। और दो सुपर पावर्स की आपस की रंजिश जो है, कहीं पाकिस्तान को उसमें कोई आर ना आए। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की, जो शख्स विजन रखता है वही ये बात कर सकता है। दूरअंदेशी की बात है। अब हमारे नाजरीन भी अगर आपकी बात को गहराई से समझ पाए हों कि दूरअंदेशी इस चीज़ में कि हमें अपने मुल्क के मफाद को देखना है, कोई दोस्तियों की खातिर हमको घर रहने को घर नहीं, सारा जहाँ हमने अपने यहाँ बसा रखा है। ये बड़ी आपने खूबसूरत बात की। हमारे नाजरीन इसको नहीं समझ पाते माजरत के साथ, और हमारे यहाँ कोई इस बारे में, बाप ने तो बड़े मोहतात और खूबसूरत अंदाज से कही, मैं करता हूँ तो लोग बड़े नाराज़ हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा बैलेंस में आपने कहा था गवादर पोर्ट की डेवलपमेंट के लिए जल्दी होनी। जी देखें, चाइना जितनी जल्दी ये बनेगा उतनी जल्दी चाइना को फ़ायदा है। देखो ना, चाइना को इससे क्या मिल रहा है, एक अनदर सेकंड पोर्ट मिल रहा है, मिल जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। उसके दो कनेक्शन हो रहे हैं, दो सीज उसको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद वो उसने अपना जो वेस्टर्न पोर्ट है, वेस्टर्न कोस्ट लाइन है, उसमें उसने डेवलप कर रहे हैं। इनलैंड मूवमेंट जो है इट इज़ अबाउट 3000 to 500 किलोमीटर्स। इधर से जब मूवमेंट करते हैं इट इज़ हाफ, लेस देन हाफ। तो एक तो ये उनका है। दूसरा, उनके अबाउट approximately 4000 tons of cargo every day is moving from there going towards South Africa, Gulf and Europe। और वो इधर से इंडियन ओशन की तरफ से इधर 400,000 टन, हाँ इधर से गुजर के जाता है 400,000 टन। वो इधर से गुजरता हुआ जाता है, तो उससे जब यहाँ से जाएगा तो जितने बॉटल नेक्स हैं इधर, ठीक है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है सामने, बाकी बॉटल नेक्स हैं, वो सारे अवॉइड हो जाएंगे। तो व्हाट क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा कि शॉर्टेस्ट रूट, नो बॉटलनेक्स, कार्गो मूवमेंट फास्ट, और आपके ज़्यादा वॉयजेस होंगे और ज़्यादा आपको वो दे कैन अर्न मोर रेवेन्यू। अच्छा, ये जो आपने बात की, नाजरीन को मैं बताता चलूँ, ये आपने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बात की। जैसे एशिया के अंदर मलाका स्ट्रेट है और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, दोनों बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, और अंग्रेज़ों के दौर से इनकी एक अहमियत चली आ रही है। यहाँ वाला जो रूट है हमारा गवादर वाला, ये बिल्कुल सीधा फासला है इसका। तो आप कह रहे हैं इस तरह से अवॉइड हो जाएगा, बाईपास कर दे, बिकॉज हमारा अगर स्ट्रेट डिस्टेंस देखें तो नॉटिकल माइल्स के अंदर इतना ज़्यादा नहीं है। इसलिए माजरत के साथ जो बाकी वहाँ पे कंट्रीज़ हैं वो इसके फेवर में नहीं है, डिस्टर्ब है, क्योंकि हम तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जाएंगे नहीं। सारे जो हैं वो डिस्टर्ब हैं, क्योंकि फिर वो हो जाता है ना। देखें, आपका जबल अली पाकिस्तान की स्लो पोर्ट डेवलपमेंट की वजह से उठ गया। जबल अली हैज़ कम अप एज अ हब, मदरशिप्स आर कमिंग देयर। हमारे पास तो फीडर वेसल्स आ रहे हैं, एक आध कोई मदरशिप आ जाता है, अदरवाइज तो सारे हमारे पास फीडर वेसल्स आते हैं, माल सारा वहाँ उतर जाता है। जी 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 जी, मशरिक़ वुस्ता की बात हो रही है, बिल्कुल। तो वो हमने पोर्ट में जब आपका हब
की एक्टिविटीज़ जनरेट जब सही होंगी, जो मैंने आपको बताया, बॉटम लाइन ये है कि वेसल शुड स्टे देयर फॉर अ मिनिमम पॉसिबल टाइम टू अवॉइड चार्जेस ऑफ। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो है। तो इसलिए चाइना तो खुद उसकी इंटरेस्ट में है कि गवादर पोर्ट जल्द से जल्द बन जाए। अच्छा, we've had, let me not forget, we've had 3 different foreign investors हुए। सबसे पहले यहाँ पर ओमानी आए, और मुझे आज भी याद है 90 की दिहाई का ये जिक्र है, मेरे ख्याल बीबी साहिबा का दौर था, तो शायद तब उस दौर में बहुत ज़्यादा आना चाह रहे थे ओमानी। ये रिवायती तौर पर ओमान के पास ही था जी। एक बहुत बड़ी शख्सियत है, ग्लोबल सिटीज़न, उन्होंने पाकिस्तान के सदर को तब पैसे दिए थे, पाकिस्तान ने फिर गवादर ख़रीदा था ओमान से, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैं आपको बता रहा हूँ। उस बासर शख्सियत का मैं नाम नहीं लूँगा, वो ग्लोबल सिटीज़न है और पाकिस्तान के अमीर तरीन अफराद में शामिल। अच्छा, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो 90s वाला दौर, वो एक पता नहीं क्या हुआ, वो सिलसिला वो ख़त्म हो गया, लेकिन बोलते थे गवादर हांगकांग बनेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं सिंगापुर वाले इसमें इंटरेस्टेड हुए, फिर वो सिलसिला कुछ हो गया। फिर डीपी वाले शायद पार्शली, मुझे पता नहीं, जो मेरी दुबई पोर्ट्स वाले, मेरा ऐसा ख्याल है, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ। अच्छा, इन सब का इंटरेस्ट आखिर में सिंगापुर वाले फिर छोड़ के चले गए, ये क्या माजरा है मतलब? और फिर उसके बाद फिर हमारे पास चीन है। इफ़ इट वॉज सच ए पोर्ट देन वाई डिड वी डिले? ये तो एक डिले इज़ मतलब बड़ी हमारे साथ सख्ती है, जैसे आपने बताया, उसकी वजह से, हमारी डिलेड पोर्ट डेवलपमेंट की वजह से वहाँ कामयाबी हो गई दूसरे ममालिक। देखें, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम नेशनल इंटरेस्ट की बात नहीं करते, हम अपनी प्रोविंशियल इंटरेस्ट की बात करेंगे, या अपने उसकी फील्ड बनाए हुए अपने छोटे छोटे, जी, उसके अंदर हम रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ हमारे पास आ जाए। वी आर नॉट लुकिंग एट द कंप्लीट पिक्चर फॉर द वेल बीइंग ऑफ द कंट्री। अब आप देखें इसी में कि ये रोड कहाँ से जा रही है, इस प्रोविंस से नहीं जा रही, उधर से नहीं जा रही, अभी तक तो यही झगड़े चल रहे हैं, ठीक है ना। अब पोर्ट फिर डिले होगा, फिर ठीक है ना। जी। अब जब आप पोर्ट की डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो देयर आर सर्टेन बेसिक नेसेसिटीज ऑफ थिंग्स विच यू हैव टू प्रोवाइड टू द इन्वेस्टर हु हैज कम टू दैट। इफ़ यू डोंट, या आपने जिसके साथ जो कहा है आप नहीं पूरा कर सकते हैं, तो वो नहीं करेगा, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो बाकी हमारे नेबरिंग हैं, जो जिनका इंटरेस्ट क्लैश होता है, वो भी तो रोकने की कोशिश करते हैं ना। जी, ये बात आपने बड़ी खूबसूरत की, लेकिन एक प्रोग्राम के अंदर ये मौजू कवर नहीं हो सका, क्योंकि हमारी शिपिंग इंडस्ट्री के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, और आखिर में हम उस चीज़ पर आए, वो ज़रूरी है कि शिपिंग के लिए यू मस्ट हैव पोर्ट, तो हम उसी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वक्त हमारे पास बड़ा मुख्तसर होता है। आपका बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर राशिद सिद्दीकी साहब, आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम पे। नाज़रीन, हमने पाकिस्तान की शिपिंग इंडस्ट्री के मुतालिक बात की, बहुत सारे पहलू उसके अंदर डिस्कस हो गए, बहुत सारे मौज़ूआत उसके अंदर हमने डिस्कस कर लिए। आगे आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भी हम कोशिश करेंगे इस मौजू पर बात करें। सीपे के मुतालिक जो आज ब्रिगेडियर राशिद सिद्दीकी साहब ने गुफ्तगू की है, मेरे ख्याल से बहुत ही अहमियत की हामिल है। हमारे यहाँ मेरे ख्याल से जो आला क़यादत है, इसके अलावा भी हैं, वो भी इस चीज़ के ऊपर बड़ी तवज्जो दे रहे होंगे। हमारे इंटेलेक्चुअल्स भी जो हैं, उनको भी इस बारे में बड़ा सोचना चाहिए। हमें अपने मुल्की मुफादात को सबसे पहले रखना चाहिए जब हम इस तरह के पर्सपेक्टिव के अंदर मामलात को देख रहे हों, रैशनैलिटी, और उसके बाद फिर हमें आगे सोचना होता है। यहाँ आज के प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।